हेलो दोस्तों, जयराम जी की। आज के दिन हम लोग देख रहे हैं कि जो सैलराइड पर्सन है उनका 1 लाख पर मंथ हो इनकम हो, या मैं बोलूं पर एनम उनका सीटीसी 12 लाख रुपीज हो, उसके लिए टैक्स सेविंग कैसे कर सकते हैं, इवन उनका टैक्स जीरो कैसे कर सकते हैं। मैं तो यही बोलूंगा कि मैं आपको बता रहा हूं कि आप 1 लाख रुपीज पर मंथ कमा के और टैक्स कितना पे कर रहे हो, जीरो। लेकिन उसके लिए मेरा एक कंडीशन है कि आप जैसे मैं बोल रहा हूं उसके हिसाब से आप अपना सैलरी स्ट्रक्चर बनवाओ। आपके एचआर डिपार्टमेंट को रिक्वेस्ट करो कि आपको जो भी पर मंथ सैलरी मिल रहा है वो इसी स्ट्रक्चर पे मिले या इसके अराउंड मिले। मैं ये नहीं बोलता हूँ एग्जैक्ट यही मिले, क्योंकि देखो उनका भी तो सेंस होता है, वो भी आपके लिए बेनिफिट ही करता है, ऐसा नहीं है कि आपको नुकसान करे। लेकिन आप ये स्ट्रक्चर उनके सामने प्रपोजल रखो, उनका कोई नुकसान नहीं, आपके एम्प्लॉयर का जीरो। क्योंकि जो भी एक्सपेंस में बता रहा हूं, जैसे भी आपको ये स्ट्रक्चर बता रहा हूं, उसमें उनको वैसे ही एक्सपेंस अलाउड होने वाला है। उनको कोई भी एक्स्ट्रा टैक्स नहीं भरना पड़ता है आपके बिहार पे। लेकिन ये स्ट्रक्चर हो गया तो आपको एक्स्ट्रा बेनिफिट मिल जाएगा। आपको टैक्स भरना आता था, वो टैक्स आपके नहीं आएगा। अब मैं कैसे बता रहा हूं, देखो ये आप देखोगे मैंने स्ट्रक्चर बनाया है, वो कितना 1 लाख रुपए पर मंथ। और यहाँ पे आपने देखा ही है कि मैंने यहाँ पे दिया है पर एनम का, कि आपको पूरे साल का ऐसे ऐसे बाइफिकेशन करवाना है आपकी सैलरी का, और आपका पूरा 12 लाख का सीटीसी। ठीक है, अब कैसे कैसे करवाना है आपको, देखो बेसिक के अंदर 50,000, डीए आपको मिलता है उसमें 24,000, आपको एचआरए 14,000, आपको बोनस, बोनस का देखो एक चीज होता है, बोनस है ना हमेशा मिनिमम 8.33% कंपनी को देना पड़ता है। मैक्सिमम का लिमिट अलग है, मिनिमम का ये है 8.33% देना पड़ता है यदि प्रॉफिट में है कंपनी तो। ठीक है, अब वो किस पे दे, कंडीशन मतलब जो रूल है वो बेसिक पे है। काफी कंपनियां उसको ग्रॉस सैलरी पे दे देती है, मतलब जितना आपका, आप देखोगे कि आपको क्या होता है 50,000 का सपोज आपका सैलरी है एवरी मंथ, और आपको पूरे साल के अंदर कितना 12 सैलरी तो वो मिल जाती है और एक बोनस मिल जाता है। मोस्टली ये दिवाली के ऊपर मिलता है सभी लोगों को। मैं ये नहीं बोलता 100% को, क्योंकि कईयों को तो दो दो ढाई ढाई मंथ का भी वो बोनस मिलता है, ऐसे बोला जाता है। लेकिन मोस्टली क्या मिलता है, 1 मंथ का बोनस मिलता है। मैं आपको बोल रहा हूं कि ये कौन सा स्ट्रक्चर पे हम लोग काम कर रहे हैं, सीटीसी पे। तो आजकल कंपनी क्या बोलती है, देखो हम लोग पूरे साल में आपको 12 लाख रुपीज देंगे, उसमें आप बोनस भी इंक्लूड मानो। जो अभी सीटीसी का पैटर्न आ रहा है ना, उसके अंदर यही हो रहा है कि सीटीसी कॉस्ट टू कंपनी, तो कितना आपको हायर किया कंपनी ने, उसका कॉस्ट क्या पे करने वाली है कंपनी, वो चीज है। ठीक है, तो ऐसे आपको सैलरी करना है। आप बोलोगे 14,000 मेरा एचआरए के अंदर, बोनस आपका 8.33 ऑफ बेसिक सैलरी, और 435 का आपको अदर अलाउंस बोल के कुछ भी दे सामने वाला। 7,400 पर मंथ आप एनपीएस अकाउंट में डलवा दो आपके एम्प्लॉयर के थ्रू। ठीक है, क्या करो, 7,400 आपके एम्प्लॉयर के थ्रू डलवा दो कि मेरी सैलरी में से आप 7,400 रुपए एनपीएस अकाउंट में डाल दो, एनपीएस पेंशन स्कीम में डाल दो, जो कि साल का होता है 88,800। ठीक है, ये आप डलवा दो। तो आपका क्या होगा, यहां पे आपको 12 लाख रुपीज मिला था, उसके बाद में आपको एक डिडक्शन मिलता है, जो आपने एचआरए बोल के आपको पैसा मिल रहा है। आपकी सैलरी में एक एलिमेंट है एचआरए बोल के, देखो यहाँ पे 14,000 पर मंथ, तो 12 मंथ के लिए 1,68,000। ये 3 कंडीशन होता है, उसके हिसाब से ये आपको क्या होता है, डिडक्शन मिलता है। इन 3 में से जो भी लोअर होगा ना, देखो मैंने इधर डाला है अलाउड लिस्ट ऑफ बिलो, मतलब ये 3 है ए बी सी, इनमें से जो भी लोअर होता है ना उसका डिडक्शन मिलता है। उसमें 3 क्या है कि एक तो आप ना इसमें लिख लो एचआरए रिसीव्ड, आपको कितना पैसा मिल रहा है एचआरए से, फिर आप कितना रेंट पे कर रहे हो,
ध्यान रखना, रेंट पेड, ठीक है, मतलब आप रेंट पे रह रहे हो। अब आप बोलोगे सर यदि रेंट पे नहीं रह रहे तो मिलेगा क्या? मेरे को नहीं पता है, मेरे को केवल ये पता है कि आपके पास में एग्रीमेंट होना चाहिए रेंट का। दूसरा, आपको जो रेंट आप दिखा रहे हो कि हम लोग पे कर रहे हैं, वो चेक से पेमेंट होना चाहिए। आप समझदार हो, मेरे इशारे को समझ गए होंगे, क्योंकि ये हर कोई कर रहा है कि अपने फ्रेंड का घर है वो रेंट पे दिखा रहा है, एक 1000 2000 का रेंट एग्रीमेंट बनता है, ठीक है, और फिर चेक से पेमेंट देके कैसे क्या करना है वो आपको पता है, ठीक है। तो यहाँ पे कैलकुलेशन होता है कि रेंट पेड मल्टीप्लाई जो 12 मंथ के लिए आपने रेंट पे का दिखा रहे हो आप रिसीट, फिर उसमें से माइनस होता है 10% ऑफ बेसिक सैलरी पूरे साल का प्लस डीए पूरे साल का। तो ऐसे कैलकुलेशन करोगे 1,45,200 आ जाएगा। थर्ड कंडीशन होता है 40% या 50%, ये ध्यान देने की जरूरत नहीं है क्योंकि ये हमेशा हायर ही आता है, ये हमेशा हायर ही आता है। आप इन दो के बीच में भी कंपेयर कर लोगे ना, बहुत हो गया। तो आप तीनों में से कंपेयर करोगे, देखो ये 50% ऑफ आपको कितना मिला था बेसिक, और ये बेसिक मिला था आपको 6000 और ये मिला था 288, तो ये यहाँ पे आ जाएगा 288 और यहाँ पे आपका आ जाएगा 4,44,000, ठीक है। तो ये देखो 4,44,000, इन तीनों में से कम देखेंगे तो कौन सा आएगा 1,45,200 वाला, तो यहाँ पे इतना डिडक्शन मिल जाता है। ऐसा आपका टोटल सैलरी का टैक्सेबल इनकम आ गया कि भाई ये आपका इनकम हो रहा है। इसके अंदर आपको एक 50,000 का गवर्नमेंट ने 2 साल से देके रखा है स्टैंडर्ड डिडक्शन कि आप सैलरीड पर्सन हो। पहले क्या होता था कि कन्वेंस अलाउंस मिलता था, वो उसको 800 रुपए पर मंथ, उसके बाद में 1600 रुपए पर मंथ हो गया, उसका डिडक्शन मिलता था। और भी छोटे मोटे काफी अलाउंसेस मिलते थे, उन सबको बंद करके इन्होंने क्या किया 50,000 का आपको स्टैंडर्ड डिडक्शन दे दिया कि ये 50,000 आपको आपके खर्चे का मान लो कि भाई ये तो खर्चा होता ही है आपका स्टैंडर्ड, तो ये हम लोग ये मानेंगे इतने पैसे पे आपको टैक्स नहीं पे करना है। ये 50,000 गवर्नमेंट ने दे दिया। फिर 2,500 जो कि आपका एम्प्लॉयर है वो 200 रुपीज देखो प्रोफेशन टैक्स का एवरी मंथ आपकी सैलरी में से डिडक्ट करता है, वो ध्यान देने लायक बात है। और फेब मंथ में 300 करता है, तो ऐसे करके पूरे साल का वो आपकी सैलरी से 2,500 रुपीज डिडक्ट करता है। तो ये दोनों मिलके 52,500 का आपको डिडक्शन मिल जाता है। ऐसे करके आपका जो चार्जेबल सैलरी है जिसके ऊपर आपको टैक्स पे करना है वो 10 लाख रुपीज होता है। लेकिन आगे की पिक्चर और देखो, आपने घर लोन पे लेके रखा है, क्योंकि देखो दिल्ली मुंबई मेट्रो सिटीज में या बड़े सिटीज में जो रहता है डायरेक्ट परचेज नहीं करता है कोई भी, सब लोग लोन लेके ही परचेज करते हैं। तो जो आप इंटरेस्ट पे कर रहे हो, जो आप अपनी ईएमआई के अंदर इंटरेस्ट पे कर रहे हो, उतने का आपको डिडक्शन मिल जाता है। ये समझो, जरूरी नहीं कि आपको ये समझने की जरूरत है कि ये आपको किसमें डिडक्शन मिलेगा, ये आपको इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में, क्योंकि आप दिखाओगे उसको कि सेल्फ ऑक्यूपाइड तो आपका इनकम हो जाएगा 0, और आपको जो इंटरेस्ट का 24B अंडर सेक्शन है उसके अंदर जो इंटरेस्ट आप पे कर रहे हो होम लोन पे उसका डिडक्शन मिलता है। और मैक्सिमम कितना मिलता है 2 लाख रुपीज, मैक्सिमम कितना मिलता है आपको 2 लाख रुपीज का। सपोज करो आपने इंटरेस्ट ही एवरी मंथ 5-5 हजार रुपए आपकी ईएमआई में इंटरेस्ट आ रहा था, तो आपने 60,000 ही भरा है, तो यहाँ पे कितना आएगा 60,000। लेकिन सपोज करो आपने ना एवरी मंथ 20,000 रुपए आपका ईएमआई था 30,000 और आपके ईएमआई के अंदर जो इंटरेस्ट का एलिमेंट होता है वो 20,000 था, तो आपने पूरे साल का 2,40,000 भरा, तो आपको डिडक्शन कितना मिलेगा मैक्सिमम 2 लाख रुपीज। तो ये मैक्सिमम कितना है 2 लाख रुपीज, ठीक है। ये आपको इजीली आपके जिस भी बैंक से आपने होम लोन लेके रखा है उस बैंक से आपको सर्टिफिकेट मिल जाता है इंटरेस्ट का, वो आप देख लेना और उतना ही आपको इंटरेस्ट क्लेम करने के लिए मिलेगा। तो ये 2 लाख रुपए आपको क्लेम करने के लिए मिलेगा। थर्ड, आपको सपोज करो सेविंग अकाउंट है आपका, 1 लाख रुपए कमा रहे हो तो थोड़ा थोड़ा पैसा तो सब जगह ही जमा होगा आपका,
उन सबको मिला के आपको 11,000 रुपये पूरे साल का ब्याज मिल रहा है, वो भी आपकी इनकम हो गई। तो ऐसे करके आपका पूरा टोटल इनकम है वो 8,13,300 रुपये हो गया, क्योंकि 2 लाख रुपए का आपको डिडक्शन मिल गया जो कि आपने होम लोन लेके रखा था, उस पे आपको इंटरेस्ट जो चार्ज होता है उसका डिडक्शन मिल जाता है। तो ऐसे करके 8,13,300 पे अब टैक्स डिपार्टमेंट बोलेगा अब भैया इस पे टैक्स लूंगा, अब कैसे बचेगा? तो मैंने बोला भाई इसको भी बचा देंगे। कैसे बचाना है? 80C सेक्शन है, उसका डिडक्शन मिलता है। उसमें कैसे मिलता है? आप एफडी करा दो 1,50,000 का, आपको 80C के अंदर डिडक्शन मिल जाएगा। आप ना ये म्यूचुअल फंड का यूनिट खरीद लो, उसमें डिडक्शन मिल जाएगा। आपके 2 बच्चे हैं, उनका ट्यूशन फीस, देखो पूरा फीस नहीं, उसमें एक लिखा रहता है, बाइफिकेशन रहता है उसमें, ट्यूशन फीस, तो पूरे साल का ट्यूशन फीस मिला के जितना है वो डिडक्शन मिल जाएगा। लेकिन मैक्सिमम कितना? ये 80C के अंदर यही है। LIC करवाया हम लोगों ने, मेरे जैसे सपोज मैं SSC हूं तो मेरा, मेरी वाइफ का, मेरे बच्चों का, ये LIC करवाया, म्यूचुअल फंड का यूनिट खरीदा, पोस्ट ऑफिस में FD करवाया 5 साल का मिनिमम है, और यदि होम लोन लेके रखा है तो इंटरेस्ट का एलिमेंट है, तो प्रिंसिपल अमाउंट का भी एलिमेंट रहता है, तो वो सब मिलके 1.5 लाख तक का आपको डिडक्शन मिल सकता है 80C में। सपोज करो ये सब मिलके आपका 2 लाख का हो रहा है, तो आपको डिडक्शन कितना मिलेगा? 1,50,000। आपका डिडक्शन, ये टोटल जो मैंने बोला हाउस लोन लेके रखा है उसका रीपेमेंट और प्रिंसिपल का रीपेमेंट है, LIC है, वो सब मिलके 50,000 है। कितना मिलेगा? 1.5 लाख का नहीं, 50,000 का ही, मैक्सिमम 1.5 लाख रुपए। मिनिमम तो जो आपने किया खर्चा उतना मिल सकता है, ठीक है। फिर आपका ATD मेडिक्लेम, देखो जो सिटी में रहता है ना उनको सबको मेडिक्लेम कराना पड़ता है, नहीं तो हॉस्पिटल में जाते ही आपने कोरोना में देखा होगा 10-10 लाख रुपए का बिल बना दिया था प्राइवेट हॉस्पिटलों ने। तो मेडिक्लेम पॉलिसी लेके रखता है। मेडिकल क्लेम पॉलिसी का क्या मिलता है? यदि सीनियर सिटीजन नहीं है SSC, मतलब जिसका हम लोग कैलकुलेशन कर रहे हैं वो 60 ईयर्स से बिलो है, तो उसको 25,000 का वो मैक्सिमम उसके पास में ले सकता है, लिमिट उसका मैक्सिमम लिमिट 25,000 है। सपोज उसने 12,000 का ही लेके रखा है मेडिक्लेम पॉलिसी, तो 12,000। उसने 30,000 का लेके रखा है तो कितना? 25,000। इसमें एडिशनल आपको 50,000 तक और मिल सकता है। यदि आपने अपने पेरेंट्स का मेडिक्लेम पॉलिसी लेके रखा है और वो सीनियर सिटीजन है, मेडिक्लेम पॉलिसी लेके रखा है और वो सीनियर सिटीजन है आपके पेरेंट्स, तो आपको कितना मिल सकता है? 50,000 और। अब 50,000 फ्लैट नहीं, सपोज उन्होंने 40,000 का, अपन ने उनके नाम का पॉलिसी लेके रखा है तो कितना? 40,000। 60,000 का लेके रखा है तो कितना? 50,000। तो मैक्सिमम कितना? 25,000 खुद का और 50,000 पेरेंट्स का जो सीनियर सिटीजन है, ठीक है। तो हम लोग देख रहे हैं कि इस केस में इन्होंने पेरेंट्स का नहीं लेके रखा है, तो 25,000। अब जो इंटरेस्ट ऑन सेविंग अकाउंट है उस पे TTA क्या बोलता है कि 10,000 का आपको डिडक्शन मिलेगा। सपोज करो ऊपर इनकम में ही हमारा 8,000 रुपए ही हम लोगों ने कमाया था, तो यहाँ पे क्या 10,000 मिल जाएगा क्या? ना, 8,000 ही मिलेगा। इधर 11,000 कमाया था तो कितना मिलेगा? 10,000। इधर 50,000 कमाया होता तो 10,000, इधर 5,000 कमाया होता तो 5,000 ही मिलता, ठीक है। तो ये याद रखना है कि इसका लिमिट 10,000 है डिडक्शन का, लेकिन जितना सपोज करो कम मिल रहा है तो इधर कमी आएगा, ऐसे नहीं आप 10,000 क्लेम कर लो, ठीक है। तो ऐसे करके तीनों का, अभी देखो इसमें और भी डिडक्शन होता है 80DD का, 80DD का, वो मोस्टली केसों में होता नहीं है, 90% में तो नहीं होता है। अब 10% है, उसके लिए हम लोग अलग से बना देंगे कि कोई डिसेबल पर्सन है, वो डिपेंडेंट है अपने ऊपर, उसका केयरिंग कर रहे हैं हम लोग, उसका हम लोग केयरिंग कर रहे हैं, उसको एजुकेशन दिलवा रहे हैं, उसको खाना पीना करवा रहे हैं, तो वो सब के लिए हमें, यदि वो 40% से ऊपर है डिसेबल, हो जैसे दिखता कम है, सुनता कम है, ये सब चीजें, तो उसके लिए 75,000। और यदि 80% का उसका डिसेबिलिटी है तो उसके लिए हमें मिलता है कितना? 1,25,000। तो वो केस हम लोग इस केस में नहीं ले रहे क्योंकि 90% में ये नहीं होता है। तो आप बोलोगे यार वो तो कैसे क्लेम करे, ठीक है। अब आपको जो ये दो चीजें हैं वो
बहुत ध्यान रखना है। इन दोनों के लिए काफी लोग इन्वेस्ट नहीं करते हैं, जिसका खामियाजा भुगतना पड़ता है। ठीक है, ये है 80CCD1B। ये बोलता है कि आप एनपीएस अकाउंट में डाल दो अपना पैसा, 50,000 तक हम लोग इस पे टैक्स नहीं लगने देंगे। आपका जो टैक्सेबल इनकम आ रहा था ना, उसमें से लेस कर देना जितना आप डाल रहे हो ना। सपोज आपने 40,000 डाला तो आपको 40,000 का क्लेम मिलेगा। आपने 60,000 डाला एनपीएस अकाउंट में तो आपको कितना मिलेगा? 50,000। ठीक है, और यहां पे कौन सा, जो आपने एम्प्लॉयर ने आपके बिहाफ पे कंट्रीब्यूट किया था एनपीएस अकाउंट में, ये 80CCD2 में मिलता है इसका डिडक्शन। और ये मैक्सिमम कितना हो सकता है? 10% ऑफ सैलरी। आप ना वैसा ही देखो, मैंने ऊपर ना वैसा ही सैलरी स्ट्रक्चर बनवाया है उससे। देखो यहाँ पे देखोगे ना, एनपीएस में मैंने वैसे उतना ही डलवाया। देखो आप देखो यहाँ पे दोनों मिला के बेसिक सैलरी प्लस डीए, इसका 10% का क्लेम कर सकते हैं हम लोग। डिडक्शन कितना मिल सकता है 80CCD2 में? 10% ऑफ बेसिक सैलरी प्लस डीए। तो हम लोग उतना ही एम्प्लॉयर को बोलेंगे कि उतना ही डाल दो। तो देखो यहाँ पे 8,88,000 आ रहा था मेरा बेसिक प्लस डीए, उसका 10% मैंने क्या किया, 88,800 को पूरे साल के अंदर इन्वेस्ट करवाया है अपने एम्प्लॉयर से। तो 7,400 ऐसे डलवाया था, उसका हमें इधर क्या होगा, डिडक्शन मिल जाएगा। यहाँ पे डिडक्शन मिल गया। तो ऐसे करके 1,38,000 तो ये दो एडिशनल डिडक्शन मिल गए। और ये तो प्राय करके ले ही लेता है आदमी, LIC वगैरह का, मेडिक्लेम का, टीटीए का, ये सब ले लेता है। तो ये सब करने के बाद में इस बंदे का इनकम आ रहा है 4,89,500। अब आप भी जानते हो कि पहले आपने सुना होगा थोड़ा थोड़ा कि 5 लाख तक कोई टैक्स नहीं देना है, 5 लाख तक कोई टैक्स नहीं देना है। जबकि देखो इनका 2.5 लाख रुपए का वो चालू होता है स्लैब रेट, लेकिन सबको समझ में यही आया कि 5 लाख तक इनकम है तो 0 टैक्स, और रियल में हो भी जाता है। लेकिन यहाँ पे कंडीशन होता है, जो टोटल इनकम होता है ना वो 5 लाख से कम होना चाहिए। ऐसा नहीं यहाँ पे 5,01,000 भी हो जाता ना तो मेरे को 2.5 लाख के ऊपर पूरा टैक्स देना पड़ता था। लेकिन ये 5 लाख से बिलो है देखो। और टोटल इनकम किसको बोलेंगे कि पूरा हेड का इनकम जोड़ दो भाई, मेरे पास किधर किधर से इनकम आता है वो सब जोड़ दो, और उसमें से ना मैंने जिधर जिधर डिडक्शन मिलता है उनको लेस कर दो। ठीक है, जिधर जिधर मैंने इन्वेस्ट किया है जिसका डिडक्शन मिलेगा वो लेस कर दो, वो जो भी बचता है उसको टोटल इनकम बोला जाता है। तो 4,89,500 आया। इसको हम टैक्स कैलकुलेट करेंगे तो 2.5 लाख पे तो देखो नील आ गया टैक्स। और जो 4,89,500 में से 2.5 लाख लेस किया, 2,50,000 लेस किया, 2,39,500 आया, उस पे 5% से टैक्स लगता है तो 11,975। लेकिन यहाँ पे रुको, अब मैं बात बताने जा रहा हूं, जो 5 लाख तक अपन ने बात किया था कोई टैक्स नहीं। अपने फाइनेंस मिनिस्टर है, उन्होंने बोला था कि 5 लाख तक कोई टैक्स नहीं। उसका एक था कि आपका टोटल इनकम 5 लाख तक, तो यहां देखो हमारी कंडीशन में हो रहा है टोटल इनकम 5 लाख से बिलो है, तो आपको कितना रिबेट मिलेगा, आपको टैक्स में से रिबेट मिलेगा। देखो डिडक्शन क्या होती थी, इनकम में से डिडक्शन होती थी। देखो यहाँ पे इनकम में से डिडक्शन हो रहा था, लेकिन 87A क्या बोलता है, आपको रिबेट मिलता है टैक्स में से 12,500 मैक्सिमम। मैक्सिमम कितना रिबेट मिलेगा? 12,500। और मेरा तो टैक्स ही 11,975 आ रहा था, तो मेरे को रिबेट कितना मिलेगा? जितना आ रहा था 12,500 से कम है तो उतना, क्योंकि मैक्सिमम लिमिट है भाई। आप ऐसे थोड़ी बोल दोगे 12,500 इधर रिबेट दे दो और जो बचता है वो मेरे को रिफंड करो, ऐसा नहीं। आपका इतना ही आ रहा था तो इतना आपको रिबेट मिल जाएगा। 12,500 तक मिलता था, यहाँ पे 12,500 तक यदि टैक्स आता तो यहाँ पे भी उतना ही मिल जाता। सपोज यहाँ पे 5,000 का टैक्स आता तो यहाँ पे भी 5,000 का रिबेट मिलता था। अब मेरा टैक्स लायबिलिटी आएगा 0। अब देखो एक क्वेश्चन और हो सकता है, क्योंकि ये काफी लोगों के केस में होता है कि सर मैंने तो ना होम लोन लिया है, अब घर मेरे पास है, अब मैं क्या HRA का क्लेम कर सकता हूं क्या? देखो HRA के अंदर कोई ऐसा कंडीशन नहीं है कि आपके पास में घर है, एक घर खुद का हो सकता है। ठीक है,
तो आप HRA का क्लेम कर सकते हो। ऐसा नहीं कि आपके पास में घर है और आप सोचो यार HRA भी क्लेम करूं और मेरे को क्या ये भी क्लेम करने को मिलेगा क्या? मिलेगा, आपको HRA का भी क्लेम करने को मिलेगा और आपको होम लोन का जो इंटरेस्ट का पेमेंट किया था आपने EMI के ऊपर वो भी मिलेगा और रीपेमेंट ऑफ प्रिंसिपल अमाउंट जो होम लोन के ऊपर जाता है आपका EMI के ऊपर वो भी मिलेगा। तीनों चीज मिलेगा। इसमें एक कंडीशन और है, सपोज आपका एम्प्लॉयर है, आपका HRA नहीं दिखा रहा है कि वो सैलरी का स्ट्रक्चर है उसमें उसने HRA नहीं दिखाया, तो आपके पास में एक कंडीशन एक और होता है 80GGA। लेकिन उसमें क्या होता है 80GG, उसमें क्या होता है आपको होम लोन, आप ये फिर ये पूछोगे कि सर मैं 80GG का भी ले सकता हूं क्या? HRA मिल रहा है तो नहीं, दोनों नहीं ले सकते। आप या तो HRA ले सकते हो या 80GG, लेकिन आप ध्यान मत दो 80GG की तरफ ध्यान मत दो, जो मैंने बताया उसकी तरफ ध्यान दो। ऐसे आप सैलरी का स्ट्रक्चर करवा लो, आपके लिए बेस्ट हो जाएगा। आपको 1 लाख रुपए पर मंथ कमा रहे हो फिर भी जीरो टैक्स। देखो मैंने आपको बता दिया है कैसे कैसे आपको आपका किधर किधर इन्वेस्ट करना है, क्या करना है, वो सब आपको बता दिया है। आपको अच्छे से समझ में आएगा। और आपको एक बार से नहीं समझ में आता है ना तो आप इस वीडियो को 2-3 बार देख लो ना यार। आपका टैक्स सेविंग का बात है यार, आपको फालतू में क्यों टैक्स देना? एक 15-15 मिनट का आप 3-4 बार वीडियो देख लिया तो आपका कुछ आता नहीं है उसमें। ठीक है, तो ऐसे ही मैं आपके लिए अलग टॉपिक पे या आप बता दो क्या टॉपिक पे वीडियो बनाऊं, उस पे टैक्स से रिलेटेड या अकाउंट से रिलेटेड आपको जो भी वीडियो बनवाना हो प्लीज कमेंट कीजिए। और आपको अच्छा लगे तो अप्रिशिएट कीजिए। उसके लिए आपको करना क्या है, लाइक करना है, शेयर करना है और सब्सक्राइब करना है मेरे चैनल को, और कुछ नहीं। ऐसे ही अप्रिशिएट होंगे। आपका तो कुछ जाएगा नहीं लेकिन मेरे लिए वो एप्रिसिएशन मिलेगा। और आपको लगता है कि ये आपके फ्रेंड, रिलेटिव या किसी को भी बेनिफिशियल हो तो उसको शेयर कीजिए और उसको बोलिए सब्सक्राइब करें। ठीक है, धन्यवाद। फिर से जय श्री राम, और नेक्स्ट वीडियो में फिर से मिलते हैं नए टॉपिक के साथ में।